तो जब हम टैली को ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आएगी। अगर हमने पहले से जो भी कंपनियां बना रखी हैं वो हमको सामने शो करेगा। ठीक है। और हमको फर्स्ट टाइम अपनी क्रिएट कंपनी करनी है तो कहां पे जाना है? क्रिएट कंपनी में। तो हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो हमारे सामने हमारी कंपनी की विंडो खुल जाएगी क्रिएट करने के लिए टैली में। अब इसमें हम सबसे ऊपर देख रहे होंगे तो हमें कंपनी डाटा पाथ आ रहा है। तो ये बताता है कि हम जो अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे वो हमारे सिस्टम में कहां पे जाकर सेव होगी, मींस हमारा डाटा का पाथ क्या है। जैसे हमारे सिस्टम में सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ई ड्राइव होती है। तो ये बता रहा है कि हम जो भी कंपनी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो हमारा टैली का डाटा बन रहा है वो कौन सी ड्राइव में जा रहा है? एफ। एफ के अंदर मेरा फोल्डर कौन सा है? टैली प्राइम 3.0। और उसके अंदर फोल्डर कौन सा है? डाटा। मींस मैं जो कंपनी क्रिएट करूंगा वो कहां पे जाके सेव होगी? एफ ड्राइव के अंदर, टैली प्राइम 3.0 फोल्डर के अंदर, डाटा फोल्डर के अंदर। क्लियर? तो ये बता रहा है हमारा पाथ। उसके बाद आता है कंपनी नेम। तो हम जिस फर्म के भी अकाउंट्स बना रहे हैं वो हमको यहाँ पर क्रिएट करनी है, उस फर्म का नाम लिखना है जिस फर्म के भी हमको अकाउंट्स बनाने हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक डेमो कंपनी के नाम से बना रहे हैं। तो हमारी फर्म का नाम क्या था उसमें? हिमांशु इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे हमको हिमांशु इंटरप्राइजेस के नाम से बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ मैंने अपने कंपनी का नाम लिखा। देखिए जैसे हमने हिमांशु इंटरप्राइजेस का नाम लिखा और एंटर किया तो ऑटोमेटिकली मेलिंग नेम पे आया वो, और मेलिंग नेम पे उसने वही नाम सेम लिख दिया। एड्रेस से कनेक्टेड है। चलो मैंने कंपनी का नाम, तो कंपनी के नाम से कुछ तो देंगे। हाँ, कंपनी के नाम से ही देंगे, इसीलिए उसने उठा दिया। अगर मैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मेलिंग नेम को कुछ चेंज कर दूं, आगे पीछे कुछ भी वर्ड लगा दूं, मान लो मैंने हिमांशु इंटरप्राइजेस के आगे डेमो लिख दिया कि हिमांशु इंटरप्राइजेस डेमो, तो कोई इफेक्ट होगा उससे? क्या होना चाहिए? अलग कंपनी हो जाएगी। कंपनी अलग नहीं होगी, कंपनी तो एक ही बन रही है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेलिंग नेम। हम टैली से जब भी प्रिंट आउट निकालेंगे, आपने किसी को बिल काटा तो आप उसको अपनी इनवॉइस दोगे कि नहीं दोगे? तो जब आप टैली से प्रिंट आउट निकालते हो तो आपकी जो फर्म का नाम वो प्रिंट करता है ना, वो मेलिंग नेम से करता है, ना कि नेम से। ये विशेष ध्यान रखना है टैली में आपको। आप जब अपनी फर्म का नाम प्रिंट करेगा टैली, तो वो कहां से करेगा? मेलिंग नेम से, ना कि नेम से। तो अगर मैंने इसमें हिमांशु इंटरप्राइजेस के आगे कुछ लिख दिया तो जब मैं प्रिंट निकालूंगा तो वो नेम से नहीं निकालेगा, कहां से निकालेगा? जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं इसीलिए इसके आगे कुछ चेंज कर रहा हूं। मैंने हिमांशु इंटरप्राइजेस के आगे यहाँ पे लिख दिया कुछ, मैंने आगे डेमो डाल दिया। ठीक है। तो मैंने हिमांशु इंटरप्राइजेस के नाम के आगे क्या लिख दिया? मेलिंग नेम में डेमो। तो जब हम टैली से प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो नेम से नहीं निकालेगा, कहां से निकालेगा? तो टैली जो प्रिंट करता है तो वो हमारी फर्म का नाम कहां से प्रिंट करेगा? मेलिंग नेम से। इसीलिए टैली नेम और मेलिंग नेम सेम देता है। जो हम नेम में लिखते हैं, एंटर करते हैं, वही मेलिंग नेम में आ जाता है। क्लियर हुआ? तो हमारी फर्म का नाम हिमांशु इंटरप्राइजेज है। तो जब हम टैली में अगर कहीं पर भी रिपोर्टिंग देखेंगे, कहीं पर भी टैली में देखेंगे, वो नेम से ही चलेगा। मतलब टैली में सब जगह जो हमने कंपनी नेम क्रिएट किए वो सब जगह दिखाएगा टैली में, रिपोर्टिंग वगैरह सब उसी से दिखाएगा। लेकिन जैसे ही प्रिंट करूंगा तो प्रिंटिंग में वो कहां से उठा लेगा? मेलिंग नेम से। तो क्लियर हो गया? हम अपनी फर्म का नाम जो क्रिएट करते हैं वही हमको मेलिंग नेम में लिखना है, चेंजेबल नहीं करना। अभी तो मैंने जानबूझ के किया है कि आपको इफेक्ट दिखे। अब हमारी फर्म का एड्रेस क्या था, वो एड्रेस लिख देते हैं। एक लाइन में लिखना, आप एक लाइन में लिख सकते हो, नहीं तो नई सड़क लश्कर और नीचे हमने लिख दिया एड्रेस के लिए जितनी लाइनें चाहिए आप ले सकते हो। उसके बाद एंटर करेंगे तो हमने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दिया। एड्रेस के बाद वो ऑनलाइन पूछ रहा है, एंटर किया। मैंने अभी 3 बटन को स्पेस किया था, आपको बताया था कि 3 बटन इंपॉर्टेंट है, एक एंटर, एक बैक स्पेस, एक एस्केप। तो इन पहले 3 बटन को समझ लें। हमको अगर टैली में किसी भी फील्ड पर नीचे आना है तो एरो की का यूज नहीं करना, जो स्टूडेंट गलती करता है। एरो की का यूज एंटर करके ही नीचे आना है, ये विशेष ध्यान रखना। एंटर, जब कोई विंडो खुलेगी, मींस मैं एंटर करके नीचे आ रहा हूं और फिर साइड में कोई विंडो खुल गई, तो उस विंडो में मुझे कुछ सिलेक्ट करना है तो एरो की करना है। जैसे एग्जांपल, अब मैं नीचे एंटर करके आ गया कहां पर? स्टेट पे। तो देखो विंडो खुल गई, खुल गई विंडो, स्टेट पे आया वैसे ही। तो अब मुझे एरो की से अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है। लेकिन अगर मैं एरो की से नीचे आ जाता तो फिर क्या होता? जो मैंने स्टेट सिलेक्ट की है वो अलग हो जाती। तो मुझे अगर किसी भी फील्ड में नीचे आना है टैली में तो हमेशा किसका यूज करना है? एंटर का। जब कोई साइड में विंडो खुल रही है तो फिर मुझे क्या करना है? एरो की, पहली कंडीशन। तो यहाँ पे मेरा को स्टेट कौन सी सिलेक्ट करनी है अपनी, किस स्टेट का हूं? मध्य प्रदेश। तो मैं एम लिखूंगा, एम की लिस्ट हाईलाइट हो गई। अब एरो की से मैंने मध्य प्रदेश लिया और एंटर कर दिया। तो टैली में 3 बटन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एक एंटर, हमको अगर नीचे आना है, किसी भी फील्ड के अंदर जाना है तो किस बटन का यूज करेंगे? एंटर बटन का। अब हम जैसे नीचे आ गए और मुझे लगा कि नहीं यार पीछे मेरा कुछ छूट गया है लिखना,
तो उसी फील्ड में पीछे जाना है तो बैक स्पेस। अब देखो बैक स्पेस बटन का यूज करूंगा तो ऊपर जाएगा, एरो की से नहीं जाना, नहीं तो हम फिर ऊपर की चले जाओ, नीचे आना है तो एंटर। क्लियर? तो दो मैंने आपको बता दिया, एंटर टैली में नीचे जाने के लिए, किसी भी फील्ड में अंदर जाने के लिए हम एंटर का यूज करेंगे। कोई विंडो अगर ओपन होगी सिलेक्ट करने के लिए तो ही एरो की का यूज करेंगे। हमको अगर इसी जो विंडो खुली है उस फील्ड में ऊपर जाना है तो किसका यूज करेंगे? बैक स्पेस का। क्लियर? और उस फील्ड से पूरा बाहर निकलना है, उस स्क्रीन से बाहर निकलना है तो एस का। ठीक, तो तीन बटन हमको टैली में विशेष ध्यान रखना है, इन्हीं तीन बटन से हमारा सबसे ज्यादा यूज होगा। अब हम कहां पे आ गए? पिन कोड। तो हमको अपनी कंपनी में पिन कोड लिखना भी मैंडेटरी है। क्यों लिखना मैंडेटरी है, कोई बता सकता है? मैंने आपको मैनुअल में भी समझाई थी एक चीज। हाँ, ई वे बिल और ई इनवॉइस के लिए, अगर आप अपनी फर्म में ई वे बिल और ई इनवॉइस बना रहे हैं तो उसके लिए पिन कोड मैंडेटरी है, बाकी के लिए नहीं है। लेकिन अगर हमें अपनी फर्म में ई वे बिल बनाना है, ई इनवॉइस बनाना है तो फिर पिन कोड लिखना, तो हम यहाँ पे पिन कोड भी लिखेंगे। एंटर किया, उसके बाद वो आ गया टेलीफोन पर। तो हम ये क्या कर रहे हैं? अपनी कंपनी की डिटेल बना रहे हैं, मतलब मैं जिस फर्म के अकाउंट बना रहा हूँ उस नाम से कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जब इनवॉइस प्रिंट करूँ तो उस इनवॉइस के ऊपर अगर मेरा टेलीफोन नंबर प्रिंट हो, मोबाइल नंबर प्रिंट हो, फैक्स प्रिंट हो, ईमेल आईडी प्रिंट हो, वेबसाइट प्रिंट हो, तो ये सब मुझे लिखना है, क्योंकि ये मेरी कंपनी की डिटेल है। अगर मैं चाहता हूँ बिल के ऊपर निकल के आए तो मैं यहाँ पर सब चीजों को लिखूंगा, नहीं तो खाली छोड़ दूंगा। तो मैंने टेलीफोन नंबर नहीं लिखा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ मैंने लिख दिया, एंटर किया, वो कहां पे आ गया? फैक्स पर। फैक्स मैंने खाली छोड़ दिया। फिर एंटर करके मैं कहां पे आ जाऊंगा? नीचे मेल आईडी पे। मान लीजिए मैंने मेल आईडी पे खाली छोड़ दी, वेबसाइट पे आ गया, वेबसाइट पे खाली छोड़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल ईयर पे आ गया। तो मैंने फाइनेंशियल ईयर क्या बताया था आपको मैनुअल में जब समझाया था? तब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? तो टैली ऑटोमेटिकली जो करंट फाइनेंशियल ईयर होता है वो लिख के लाता है। वो 1 अप्रैल 24 लिख के आ रहा है, 1 अप्रैल 24 वो लिख के ला रहा है मेरे को। तो जब हम टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे तो उस समय जो भी करंट फाइनेंशियल होगा वो ऑटोमेटिकली लिख कर आएगा। लेकिन अगर मुझे मान के चलिए कि किसी के 22-23 के अकाउंट्स बनाने हैं तो मैं फाइनेंशियल क्या लिखूंगा? फिर यहाँ पर 23 नहीं लिखना होता, स्टार्टिंग पूछ रहा है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, कब से स्टार्ट होगा? 22 से। तो फिर मैं लिख दूंगा 1 अप्रैल 22। अभी मुझे किसके बनाने हैं? मैंने अभी जो शीट दी है उसमें कौन सी दी है आपको? 23-24 की दी है। तो फिर यहाँ पे फाइनेंशियल क्या लिखूं? 23। तो 1 अप्रैल तो है ही, तो अब मेरे को यहाँ पे लिख देना है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 23, क्योंकि मैं कौन से ईयर के अकाउंट बना रहा हूँ? 23-24। वो करंट लेके आ रहा था, हमको जिस ईयर के बनाने हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया। लास्ट डेट हमको नहीं लिखनी होती 31, वो टैली भी जानता है कि भैया 31 को एक साल क्लोज हो जाएगा। फिर वो एक लाइन पूछ रहा है नीचे, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसका मतलब क्या है? हाँ, जैसे मेरे जो मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर चूज किया वो कौन सा किया? 23-24, मतलब मैं कौन से ईयर की अकाउंटिंग कर रहा हूँ? 23-24। तो अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर कोई बंदा 1 अप्रैल से अपना बिजनेस स्टार्ट करे। किसी ने आज अपनी दुकान की ओपनिंग की है, मान लीजिए 23-24 के अंदर आज अपनी ओपनिंग की, डेट कौन सी थी आज? 6 मई 23। तो उसने 6 मई 2023 को अपनी दुकान की ओपनिंग की, तो वो अकाउंटिंग कब से चालू करेगा? 6 मई से। तो फिर यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग क्या लिख दूंगा? 6 मई 23। लेकिन ये हम लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते? कोई रीजन? अगर लिख देंगे तो इफेक्ट क्या होगा? हाँ, अगर हमने यहाँ पे डेट लिख दी 6 मई, तो वो 1 अप्रैल से 5 मई तक मुझे डेट पे नहीं जाने देगा, क्योंकि हमने क्या बोला? बुक्स कब से स्टार्ट करना है? 6 मई से। तो फिर मैं अगर मान के चलिए वो डेट गलत लिख गया था गलती से, उसको पीछे की कोई एंट्री करनी थी 5 मई की या 4 मई की, तो वो टैली नहीं जाने देगा। फिर वो क्या करेगा? इसी विंडो में ऑल्टर में आएगा करेक्शन करने के लिए और बदलेगा। तो हम फाइनेंशियल ईयर जो एक बार डाल देते हैं वो कभी चेंज नहीं करते, क्योंकि उसका रीजन है, अगर आपने उसमें कुछ वर्किंग कर लिया तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर आपको बहुत सोच समझ के डालना है, फर्स्ट टाइम ही डालना है। चेंजेबल है पर चेंज करना नहीं है, क्योंकि अगर आपने गलती से फाइनेंशियल ईयर बदल दिया, आप 23-24 के अकाउंट बना रहे हो, गलती से आपने इसको जाके क्या कर दिया? आगे 24 कर दिया फाइनेंशियल ईयर, तो 23-24 का डाटा लॉस, वो 24 में आ जाएगा, डाटा लॉस कर देगा। पीछे का करेंगे ना 22 तो लॉस नहीं करेगा, आगे कर दिया तो पीछे का लॉस कर देगा। समझ में आया? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर चेंजेबल ही नहीं है, ये माइंड में रखो, चेंज ही नहीं करना। फर्स्ट टाइम हमने जो डाला वो क्लियर डाला, तो इसीलिए हम बुक्स बिगिनिंग भी क्या लिख देंगे? 1 अप्रैल 23। ठीक है ना? मैंने 6 मई से स्टार्ट किया तो मेरे पास फैसिलिटी तो पूरी है ना कि मैं 1 अप्रैल से भी बना सकता हूँ और 6 मई से भी बना सकता हूँ। तो इसीलिए जो हम फाइनेंशियल ईयर में लेंगे वही बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में लेंगे। एंटर करेंगे, उसके बाद वो हमारे यहाँ करेंसी कौन सी चलती है इंडिया में है तो इंडियन रुपीज, तो हमारी करेंसी का सिंबल उसने दे दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन। एंटर करेंगे, आईएनआर का मतलब इंडियन रुपीज है, और हमने एंटर किया। उसके बाद हमसे पूछेगा यस नो, जब तक हम यस नहीं करेंगे कंपनी सेव नहीं होगी। जैसे यस भी कर सकते हैं तो हम वाई भी दबा सकते हैं यस करने के लिए, और एंटर भी कर सकते हैं।
जैसे एंटर किया मैंने, मेरी कंपनी सेव हो गई। सेव होते ही उसने मुझे सबसे पहले इस विंडो पे ले आया, एक ऑटोमेटिकली लाएगा। जब भी आप फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट करोगे, आपके सामने सेव होती विंडो आएगी। इस विंडो को हम बोलते हैं फीचर्स, कंपनी फीचर्स। इस विंडो का नाम क्या है? कंपनी फीचर्स या ओनली फीचर्स। क्लियर है? अब ये विंडो हमारे पास आ गई। अभी इस विंडो में बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा कि कौन सा ऑप्शन यस नो है, अभी हमें इसमें कुछ नहीं समझना। सिर्फ वो लेके क्यों आया अभी पर्पज, वो अभी लेके इसलिए आया क्योंकि अभी आपने अपना जीएसटी नंबर कहीं पुट नहीं किया। तो वो कहता है आप कंपनी बनाने के बाद अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो सबसे पहले अपनी जीएसटी की डिटेल उसको दीजिए, नहीं तो वो टैली में जीएसटी के फंक्शन चालू नहीं करेगा। क्लियर? हमारी जैसी कंपनी क्रिएट होगी, क्रिएट होते ही हमको कंपनी फीचर्स की विंडो ऑन होगी, फीचर्स की, और उसमें जो फंक्शन यस नो है अभी हमें उसको नहीं समझना, वो हमारा बात का काम है, जब हम सीखेंगे तब चलेंगे। अभी सिर्फ इस विंडो पे सबसे पहले वो इसलिए लेके आया कि हमको अपनी जीएसटी की डिटेल पुट करनी है। तो राइट साइड में देखिए पहला ऑप्शन जीएसटी का यस है, तो हम एंटर करते हुए राइट साइड पे आ जाएंगे। क्लियर? हमने एंटर किया अपने सिस्टम पे, जैसी विंडो हमने ओपन किया, एंटर किया, जीएसटी की विंडो ओपन हो गई। जीएसटी की विंडो ओपन हो गई तो हमने अपनी कंपनी क्रिएट करते में स्टेट सेलेक्ट की थी, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेट ले आया। अगर हमने स्टेट सेलेक्ट नहीं की होती तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि हमको कंपनी क्रिएशन के समय स्टेट डालना भी मैंडेटरी है, क्योंकि जीएसटी स्टेट वाइज लगती है। मैंने बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था मैंने? हाँ, तो सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगेगी? सेम स्टेट में। जब हम जिस स्टेट के व्यापारी हैं उसी स्टेट में माल को खरीदेंगे और बेचेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगी और दोनों बराबर लगेंगी। अदर स्टेट से माल को परचेज और सेल करेंगे तो आईजीएसटी लगेगी। तो इसीलिए स्टेट का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर स्टेट नहीं होगी तो टैली कैसे पहचानेगा कि आप किस स्टेट, तो इसलिए स्टेट लिखना मैंडेटरी है। तो एंटर करेंगे स्टेट के ऊपर। उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया था कि टैली में कितने डीलर होते हैं? दो। कौन कौन से? रेगुलर और कंपोजिशन। तो मैंने दोनों में बहुत अंतर समझाया था क्योंकि अपन ने 2 दिन इसी टॉपिक को पढ़ा था। तो हमने कहा था जीएसटी किसके लिए बनी है, तो फिर यहाँ पे क्या लेंगे? रेगुलर, क्योंकि जीएसटी लगाने का अधिकार सिर्फ किसको है? रेगुलर को। तो हमने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे नो आ रहा, अगर ये गलती से यस कर दिया आपने तो जीएसटी नहीं लगेगी आपकी, सिर्फ ये एक अदर टेरिटरी। इसको अगर हमने गलती से यस कर दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हाँ, यूनियन टेरिटरी से अलग है। यूनियन टेरिटरी से, यूनियन टेरिटरी जैसे कौन कौन सी है? पर इसमें एक्सेप्शनल है, दिल्ली एक्सेप्शनल रखी है, दिल्ली सेम है। इसमें यूनियन टेरिटरी है पर दिल्ली में जीएसटी के वही रूल हैं जो हमारे यहाँ है। सिर्फ इसमें जैसे आपका रखा गया, आपका चंडीगढ़, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, हमारी पौंडीचेरी वगैरह, तो वहां पर यूटी जीएसटी लगती है और हमारे यहाँ एसजीएसटी लगती है। तो अगर हम उस स्टेट के व्यापारी हैं जो यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एक्सेप्शनल है, दिल्ली में नहीं करना, दिल्ली में भी अगर आप होंगे तो इसको नहीं रखेंगे, दिल्ली को छोड़ के रखा है। तो अगर आप उन स्टेट के व्यापारी हैं, आप उन स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, आपकी फर्म कहाँ की है, चंडीगढ़ की या वहां की, तो फिर आप इसको यस करेंगे। हाँ, तो फिर इसको अपन यस करेंगे। पर मैं क्या उस स्टेट का व्यापारी हूं क्या, तो इसको भूल के भी कभी यस नहीं करना, तो इसको हमेशा क्या रखेंगे? नो रखेंगे। एंटर करेंगे। उसके बाद हमसे वो हमारा जीएसटी नंबर पूछेगा। कितने अंकों का बताया था मैंने जीएसटी नंबर? हाँ, मैंने इनसे पूछा था 15 अंकों का। कैसा होता है, अल्फा न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल? अल्फा न्यूमेरिकल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम 15 अंकों से पहचान लेंगे कि सामने वाला कौन सी स्टेट का है, उसकी फर्म प्रोप्राइटरशिप है कि मैन्युफैक्चरिंग है, उसी से हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना है। पर अभी मैंने आपको शीट में जीएसटी नंबर नहीं प्रोवाइड किया क्योंकि अभी आप ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इस वाली शीट से जो समझेंगे। तो जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे फर्म्स के तो फिर हम जीएसटी नंबर भी लिखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जीएसटी नंबर को खाली छोड़ रहे हैं। आप मन से कुछ भी लिखोगे, देखो टैली बोल देगा आपने 15 अंक कुछ भी लिखे, एमपी का कोड लेके भी लिखा आपने कुछ भी, देखो एंटर किया तो टैली ने दे दिया आपको, आपने 15 डिजिट ही लिखे, लेकिन टैली ने आपको मैसेज क्या दे दिया? द कंपनी जीएसटी प्रोवाइडेड इज इनवैलिड। मतलब आप जो भी अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर लिख रहे हो वो गलत है। तो हम जब तक सही नहीं लिखेंगे तब तक वो जीएसटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसने मैसेज दिया लेकिन आप एंटर करोगे वो आगे चला जाएगा, रोकेगा नहीं आपको। उसने अपनी गलती आपको प्रोवाइड कराई कि भाई आप गलती कर रहे हो, लेकिन उसने आगे निकाल दिया। पर ये इफेक्ट कहां करेगा फिर? रिटर्न के टाइम पे। मैंने बताया था आपको, रिटर्न सबमिट नहीं करने देगा, रिटर्न जनरेट नहीं करेगा, वहां रोक देगा कि बोले भैया आपका जीएसटी नंबर ही गलत है तो मैं रिटर्न बनाऊंगा ही नहीं। तो टैली में सब जगह चेक पॉइंट लगा हुआ है आपका। तो अभी हमको जीएसटी नंबर को क्या करना है? खाली छोड़ देना है। तो अब मेरे को पीछे जाना है जीएसटी नंबर के स्क्रीन पे, तो किस बटन का? बैक स्पेस। तो बैक स्पेस से हटाना है पूरा एक साथ, तो स्पेस बार। टैली में ये नहीं कि डिलीट बटन करना है, स्पेस का बटन दबाएंगे पूरा हट जाएगा, एंटर करेंगे नीचे आ जाएंगे। वो पूछ रहा है जीएसटी खाली छोड़ना है, मैंने कहा यस। हम जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे तो जीएसटी लगेगी, लेकिन रिटर्न में वो फिर रिटर्न नहीं बनाएगा क्योंकि हमने जीएसटी प्रोवाइड नहीं की। पर एंट्री करने में नहीं रोकेगा कि भैया जीएसटी नंबर नहीं डाला तो वो जीएसटी नहीं लगाएगा या जीएसटी कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम जब अपना रिटर्न सबमिट करेंगे या रिटर्न बनाएंगे तो वो रिटर्न नहीं बनाएगा क्योंकि बिना जीएसटी के रिटर्न नहीं बन सकता। तो अभी हमने जीएसटी खाली छोड़ा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एंटर किया, हम आ गए कहां पर? ई इनवॉइस पर। उससे ऊपर एक और था मंथली और इधर, इस पे भी आ गए हम।
तो हमने बताया था कि हमको रिटर्न कैसे भरनी है, मंथली और क्वार्टरली, मैंने दोनों समझाए थे। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे कौन सी लेंगे, मंथली। उसके बाद इनवॉइस पे आ गए। इनवॉइस कब एप्लीकेबल होगा, 5 CR से ऊपर। जब मेरी फर्म का टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से अबव है, जब से जीएसटी लगी है तब से किसी भी ईयर में, तो मुझे इनवॉइस एप्लीकेबल करनी है। तो अभी हम नॉर्मल पहले टैली के फीचर्स समझ रहे हैं, तो अभी हमको इनवॉइस नहीं बनाना, नो ही रखेंगे। ई वे बिल कब बनाना है, 50,000 अबव। मैं जो भी माल बेच रहा हूँ उस माल की कीमत वैल्यू 50,000 या 50,000 से अबव है, तो मुझको तो अभी हम ई वे बिल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें नॉर्मल टैली को रूबरू होना है, फीचर समझने हैं, तो इसको भी नो कर देंगे। एंटर करेंगे, वो फिर पूछेगा, यस करेंगे। पर अभी भी मेरी विंडो सेव नहीं हुई, क्योंकि अब ये विंडो भी जब तक मैं सेव नहीं करूंगा एंटर एंटर करके, तब तक वो मेरी डिटेल सेव प्रॉपर नहीं करेगा। ठीक, तो अब एंटर एंटर करके इसको भी सेव करूंगा, तो मैंने कहा टैली में इतने सारे एंटर क्यों करूं, जब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया, मुझे विंडो को सेव करनी है तो शॉर्टकट होना चाहिए। तो अब टैली में जो शॉर्टकट की है सेव करने की, वो होती है कंट्रोल ए। हम कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे, ए। तो देखिए मैंने कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया और ये सेव हो गया। तो टैली में हमको सेव करने के लिए किस बटन का यूज करना है, किस की का यूज करना है, कंट्रोल प्लस ए। क्लियर, तो यहां तक कोई डाउट्स, ठीक, क्लियर। अभी हमने सिर्फ क्या किया, कंपनी को क्रिएट किया, कंपनी क्रिएट करके अपनी जीएसटी की डिटेल पुट की।